गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सोयल रिसोर्सेज। क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ सोयल रिसोर्सेज, मतलब मृदा संसाधनों का संरक्षण। क्या करेंगे? मृदा संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, मृदा संसाधनों का संरक्षण। देखिए, मृदा ही एक ऐसा संसाधन है या माध्यम है जिसमें जैसे सभी प्रकार के पौधे, पेड़ और फसलें उगती हैं। और इससे हमें क्या मिलता है? ये जो पेड़ पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं और जीवन की अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं या सुविधाएं हैं जो हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा पशु पक्षी भी अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? वनस्पति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी जो है वो विभिन्न प्रकार के प्राणियों का क्या है? जीवन आधार है। इसी प्रकार से जैवमंडल में जो पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के संसाधन, उसमें जो मृदा संसाधन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, मृदा का नवीकरण संभव है, मतलब नवीकरण योग्य संसाधन है, लेकिन फिर भी दो समस्याएं होती हैं जिससे मृदा का जो संरक्षण है वो जरूरी हो जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई मृदा का तो क्या हो सकता है, नवीकरण हो सकता है, लेकिन फिर भी क्यों इसका संरक्षण जरूरी है? देखिए, एक तो आजकल सबसे बढ़ती हुई समस्या है मृदा का अपरदन। ठीक है, क्या हो रहा है? मृदा अपरदन की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा है जो मृदा की उर्वरता है, मृदा की जो उर्वरता है उसमें क्या आ रही है? ह्रास हो रहा है, उसका मतलब उसमें कमी आ रही है मृदा की उर्वरता में। ठीक है, और मृदा संरक्षण का अर्थ है कि मिट्टी का जो उपयोग है वो इस ढंग से किया जाए कि जो मिट्टी की उत्पादकता है उसका कम से कम हनन हो। ठीक है, क्या होता है? मृदा की जो संरक्षण है या मिट्टी का प्रयोग है वो इस तरह से किया जाए कि मिट्टी की जो उत्पादकता है उसका कम से कम ह्रास हो या हनन हो। ठीक है, तो पहला आता है मृदा अपरदन की समस्या। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये मृदा अपरदन दो तरह से होता है, जल और वायु से। ठीक है, और जल और वायु से जो मृदा की ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ परत होती है, वो क्या होती है? या तो बह जाती है या उड़ जाती है। ठीक है, और प्रतिवर्ष मिट्टी की जो औसतन 2% से अधिक जो उपजाऊ भूमि है, वो उपजाऊ भाग है, वो क्या चला जाता है? बहकर चला जाता है। आप सोचो, प्रतिवर्ष दो जा रहा है तो 10 वर्षों में कितना हो गया? 20। ठीक है, 20 में 40, तो इस तरह से तो एक दिन सारी ही चली जाएगी। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात ये है कि एक मिट्टी की जो 1 सेंटीमीटर की परत है ना, 1 सेंटीमीटर की परत, इसको बनने में 1 सेंटीमीटर जो मोटी परत है, जो ऊपरी जो उपजाऊ परत है, उसको बनने में लगभग 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। कितना लग जाता है? 1 लाख वर्ष का टाइम लग जाता है, जबकि खत्म होने में प्रतिवर्ष 2% खर्च हो रही है, वो खत्म हो रही है। ठीक है, और अकेली जो गंगा नदी है वो प्रतिवर्ष क्या करती है? लगभग 30 करोड़ टन मिट्टी कहाँ डाल देती है? बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। कहाँ डाल देती है? बंगाल की खाड़ी में, अपने साथ बहा कर लाती है और कहाँ डाल देती है? बंगाल की खाड़ी में। और एक बार अगर भूमि की उपजाऊ परत नष्ट हो जाए तो वहां पर किसी भी तरह की कोई वनस्पति नहीं हो सकती। ठीक है, और इसी कारण मिट्टी के अपरदन को कृषि का क्या बोला जाता है? निर्दयी शत्रु या रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्रीपिंग डेथ कहा जाता है। किसको? मृदा अपरदन को। ठीक है, और ये जो अपरदन होता है ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है परत अपरदन। क्या होता है? परत अपरदन। और दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। क्या होता है? अवनालिका अपरदन। ठीक है, अब परत अपरदन क्या होता है? जैसे कोई वर्षा का जल है या और भी मतलब पानी है, वो क्या होता है? तेजी से बह रहा है, और तेजी से क्या करता है? वो तेजी से वो जो मृदा है वो क्या किस में घुल जाती है? पानी में घुल जाती है। ठीक है, और तीव्र वेग से, या ये तो पानी से हो गई, या तीव्र वेग से जो चलने वाली वायु है उससे जो मिट्टी की
ऊपरी परत है वो क्या करती है, अब मान लो इस स्थान से वो स्थानांतरित हो जाती है, मतलब उड़ जाती है, पानी के साथ भी बहकर चली जाती है और वायु के साथ भी उड़कर चली जाती है। इस प्रकार जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसका क्या हो जाता है, सफाया हो जाता है और ये कहलाता है परत अपर्दन। ठीक है। गली अपर्दन का क्या होता है, जब जो भूमि ढालू भूमि होती है ना, जैसे इस तरह की कोई भूमि है, ठीक है, ढाली भूमि पर जब पानी गिरेगा तो पानी का बहाव कैसा होगा, तेज होगा, और इस तरह से पानी, जैसे कई तरह की अवनालिकाएं आप बारिश में देखते होंगे, जब बारिश होती है तो आप देखते हो कई तरह से मिट्टी का कटाव होता है कई नालिकाओं में, ठीक है, छोटी छोटी नालिकाएं में, और ये नालिकाएं कुछ गहराई तक होती है और काट कर क्या करती है, नालियां बना देती है। इसे क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन। ठीक है। अब इस मृदा अपर्दन के कारण क्या है, ठीक है, कारण क्या है मृदा अपर्दन के। मृदा अपर्दन के भौतिक कारक भी है, ठीक है, और कुछ सांस्कृतिक कारक भी है जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला, तेजी से बहता हुआ जल, ठीक है, वो क्या करता है, तटबंधों से बाहर मिट्टी की जो उपजाऊ परत है उसको क्या कर लेता है, बहा कर ले जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, खड़ी ढाल जो होती है ना, खड़ी ढाल, जैसे ये इस तरह की ढाल, इस पर पानी का वेग क्या होता है, अधिक होता है, और वहां क्या होती है, अनेक नालिकाएं और खड्डे बन जाते हैं। ठीक है। इससे क्या हो जाता है, अपर्दन होता है। तीसरा क्या है, मूसलाधार जब बारिश होती है तो जल का प्रवाह कैसा हो जाता है, तेज हो जाता है, और इस तेज प्रवाह से जो मृदा की ऊपरी परत है वो क्या होती है, बहकर नष्ट हो जाती है। ठीक है। चौथा क्या है, शुष्क प्रदेश जो होते हैं उसमें वनस्पति के अभाव में क्या होती है, तेज हवाएं चलती है, अपवहन क्रिया चलती है, और उसके द्वारा जो बालू के असंगठित कण होते हैं उनको क्या करते हैं, वो अपने साथ उड़ा ले जाती है। ठीक है। पांचवा क्या हो सकता है कि वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, मिट्टी के जो अपर्दन है उसको बल मिलता है। क्यों, क्योंकि जो वनस्पति की जड़ें होती है ना वो क्या करती है, मृदा को अपने अंदर मतलब मृदा को बांध के रखती है, और जब वो उखड़ती है तो क्या होती है, वो जो पकड़ होती है वो ढीली हो जाती है, और इस कारण से मृदा का अपर्दन हो जाता है थोड़ी सी बारिश आने के बाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पशुचारण जो है उसका अगर मान लो अधिक मात्रा में होता है तो जो भूमि का हरा आवरण है वो क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। ठीक है। और ऐसी दशा में जब वायु और मान लो वायु बहती है या जल वहां से बहता है तो क्या होता है, अपर्दन आसान हो जाता है, क्योंकि वो ऊपरी परत क्या होती है, खुरच तो दी जाती है जानवरों के पांव से, फिर क्या होती है, वो उसको आसानी से उसका अपर्दन हो जाता है। और क्या हो सकता है, जो स्थानांतरी कृषि होती है या झूमिंग कृषि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वनों को साफ करते हैं, उससे भी क्या होता है, बड़ी मात्रा में मृदा का अपर्दन होता है। ठीक है। इसके अलावा जो कृषि का अवैज्ञानिक ढंग है उससे भी मृदा का अपर्दन होता है। ठीक है। समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ना करना, फसलों का चक्रण उचित न होना, ये सब भी किसमें काम करते हैं, मृदा के अपर्दन में। ठीक है। मिट्टी की, फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, मिट्टी की उर्वरता का ह्रास। ये कैसे होता है, तो विश्व की जो विशाल जनसंख्या है उसके भरण पोषण के लिए क्या जरूरत पड़ती है, फसलों के लिए मिट्टी का जो सतत उपयोग है, मतलब मिट्टी कंटिन्यू उसको उगाती रहती है। ठीक है। और इससे क्या होता है, जो मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। और अगर हम कृषि की यही दोषपूर्ण पद्धति अपनाते रहे तो मिट्टी की जो उत्पादकता है उसका ह्रास होता रहेगा। इसके अलावा अब पढ़ते हैं हम जो मृदा के लिए मृदा प्रबंधन में क्या है, दो तत्वों पर ध्यान देना जरूरी है। एक तो मृदा के अपर्दन को रोकना, दूसरा मृदा की उर्वरता बनाए रखना। अब मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय क्या क्या हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है। वृक्षारोपण जो मृदा संरक्षण है उसका सबसे सशक्त उपाय है। ठीक है। जिन क्षेत्रों में वनों का अभाव है वहां से क्या होते हैं, वहां पर जो मृदा कटाव की समस्या है वो ज्यादा उत्पन्न होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है। दूसरा, बांध बनाकर, क्या करके मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है, दूसरा क्या है, बांध बनाकर। ठीक है। जब नदियों की बाढ़ आती है, ठीक है, उन पर अगर बांध बना दिए जाए तो वो बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, और बाढ़ के साथ जो मिट्टी कट कर चली जाती है उससे भी क्या हो जाएगा, मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा।
ठीक है। तीसरा है पशुचारण और पशुचारण पर नियंत्रण। ठीक है। अब पशुचारण है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, विशेष जो चरागाह भूमि है वो निश्चित कर दी जानी चाहिए। ठीक है। खाली खेत जो होते हैं उनमें पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, मिट्टी को ढीला कर देते हैं और जो थोड़े समय बाद ही क्या होती है, मिट्टी अपरदित हो जाती है। ऐसे में क्या होना चाहिए, पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए। और क्या हो सकता है, जो पंक्तिबद्ध पौधारोपण है वो करना चाहिए। शुष्क भाग जो होते हैं वहां में खेतों के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए पंक्ति में, मतलब एक लाइन में पौधे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो हवाओं द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, विभिन्न भागों में पहुंचने वाली जो नालियां हैं उसकी तली में प्लास्टिक शीटें बिछाई जाती है, ताकि जो भूमिगत पाइप है या भूमिगत जो पाइप होते हैं वो डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी का कटाव ना हो। ठीक है। और जल का अनावश्यक जो वाष्पीकरण है वो भी रोका जा सके। ठीक है। पांचवा क्या हो सकता है, कृषि प्रणाली में सुधार होना चाहिए। ठीक है। जैसे कृषि प्रणाली में सुधार कैसे, एक तो सीढ़ीदार खेत बनाकर, दूसरा ढलानों पर जो जल का वेग है उसको रोकने के लिए समुचित रेखे जुताई करना, तीसरा फसलों का हेरफेर या फसलों का पुनर्चक्रण क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए। अवनालिकाएं जो बन जाती है उनको भर देना चाहिए। खेतों की मेड़बंदी करनी चाहिए। हवाएं जो होती है उनको जोर से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, रक्षक मेलिका बना देनी चाहिए, मेखला जो बना देनी चाहिए, बेल्ट। ठीक है। और भूमि को क्या करना चाहिए, हवा की जो दिशा है उसके समकोण पर जोतना चाहिए। ठीक है। और फसल काटते समय पौधे को 30 से 50 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, ताकि क्या हो, खेत एकदम से खाली ना हो और उस मिट्टी को हवा उड़ा कर न ले जाए। ठीक है। अब मिट्टी की जो उर्वरता है इसको बनाए रखने के क्या क्या उपाय हैं भाई, कैसे हम मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखें। इसको क्या, पहला, जो मिट्टी पर जो जल का अधिक वो होती है ना, जल क्रांति जिसको बोलते हैं, वो इससे क्या होता है, जो तत्व होते हैं वो लीचिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए क्या होना चाहिए, जल प्रवाह पर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो हरी खाद वाली खेती बाड़ी से मिट्टी की जो उत्पादकता है वो बढ़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए, लाल क्लोवर, लाल तिपतिया चारा, स्वीट क्लोवर और अल्फाल्फा हरी खाद, इसका क्या करना चाहिए, ये श्रेष्ठ फसलें हैं और इनको हमें लगाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है कि जो भूमि की लवणता है उसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जौ, कपास, मक्का, ये इन सब की खेती करनी चाहिए। ठीक है। और क्या हो सकता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए जो दालें होती है वो उगानी चाहिए, जैसे मटर है, सेम है, ये मतलब चक्र में उगानी चाहिए। क्योंकि फसलें क्या करती है, ज्यादातर फसलें मिट्टी से नाइट्रोजन ले लेती है और ये फसलें क्या करती है, मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करती है। ठीक है। इसके अलावा उर्वरकों का जो प्रयोग है वो भी क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है। सिंचाई जो है वो मिट्टी की उपयोगिता बनाने का सबसे सशक्त तरीका है, क्योंकि सिंचाई क्या करते हैं हम, एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, इसलिए सिंचाई जो है वो मिट्टी के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ठीक है। ये था मृदा का संरक्षण। ठीक है। थैंक यू।